हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टीचर जी पर और मैं हूं आपका साइंस टीचर साक्षर त्यागी। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले इस चैप्टर की मैटर इन अवर सराउंडिंग्स की 2 लेक्चर्स कर चुके हैं हम। आज हम करने वाले जा रहे हैं थर्ड लेक्चर, अपना थर्ड पार्ट इस चैप्टर का, और ये एंड पार्ट है इस लेक्चर का, इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है, ठीक है। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। तो आपको क्या समझना है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पार्ट थर्ड हमारा। आज हम करने वाले हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अभी हमने मेल्टिंग कर लिया था, बॉइलिंग कर लिया था, डिफ्यूजन कर लिया था, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, सब कुछ हम कर चुके हैं। अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो कौन से हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन। ये बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं, तो इनको हम आज अलग से, इसलिए इसको एक अलग से वीडियो बनाई है इस चैप्टर की। इसमें और 2-3 टॉपिक और कवर करेंगे और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। तो शुरू करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो, जहां पे भी फ्यूजन आ जाए, फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड, ये याद रखना, क्योंकि एक दूसरी हीट भी होती है वेपोराइजेशन, वो इसके बाद करेंगे। अब होता क्या है, सपोज करो हमने एक बीकर ले लिया, हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, इसमें हमने क्या रख दी, आइस क्यूब रख दी, आइस क्यूब रख दी, नीचे से हमने क्या दी थी, हीट सप्लाई करी। अब नीचे से जब हीट सप्लाई करी यहाँ पे, और एक क्या कर लिया हमने, एक थर्मामीटर लगा दिया यहाँ पर। ये क्या है हमारा, थर्मोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है, थर्मामीटर। ये आइस है, नीचे से हीट सप्लाई करी। तो हम क्या देखते हैं कि हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। क्या हो रहा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। हम वो कैसे मेजर कर रहे हैं, बाय थर्मामीटर। हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा इसका। अब भाई हम सोचे यार, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, क्या बात हो गई, हम तो हीट दे रहे हैं, होना चाहिए। हम सोचेंगे कहीं हम हीट में तो कुछ गलती नहीं है, हीट तो हीट है, हीट में तो कुछ गलती हो नहीं सकती। तो वो हीट जा कहाँ रही है, यही लेटेंट हीट का सबसे जरूरी फंडा है कि हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं लेकिन हीट जा कहाँ रही है, ये पता लगाना है। तो समझे, हीट जा कहाँ रही है, ये इसका लेटेंट हीट का मेन जो एक कहते हैं ना एसेंस, निचोड़, वो यही है कि वेयर, ये हीट कहाँ गई, वेयर गो, वेयर गो, क्वेश्चन यही है कि हीट कहाँ गई। अब इसका एक सिंपल सा आंसर है। अब हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो कहां पे यूज हो गई, सॉलिड, जो आइस को वाटर में चेंज करने के लिए, वो कहां पर चली गई, आइस को वाटर में चेंज करने के लिए वो हीट इस्तेमाल होती है। कैसे, देखो, आइस किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स में क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास पास, हमने करे थे पहले भी। तो जब पास पास कोई चीज होगी तो उसकी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अब सॉलिड्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो अब क्या होगा, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, जैसे सॉलिड है, इसको पिघलाने के लिए हमें हीट तो देनी पड़ेगी ना, एनर्जी तो देनी पड़ेगी। तो एनर्जी कहां यूज होती है, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहां पे इस्तेमाल होती है, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, जो हमारा सॉलिड है उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है उनको तोड़ने में काम आती है वो हीट हमारी। समझे, टॉपिक क्लियर हुआ। क्या होता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कहां पर यूज हो रही है, टू ब्रेक द, क्या तोड़ने के लिए, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी मान लो। तो कहां इस्तेमाल हो रही है, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करने में तो हमारी हीट इस्तेमाल होती है, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। अब सर, अब पूछोगे सर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी तो होती होगी। हाँ, प्रॉपर डेफिनेशन भी होती है, वो भी बताता हूं आपको क्या होती है। देखो, अब देखो, लेटेंट हीट समझ में आई क्या होती है थोड़ी बहुत। अब इसकी एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। अब देखो, लेटेंट हीट में क्या होता है हमारा, द अमाउंट ऑफ, एक तरह की हिडन हीट भी कहा गया, इसे क्या कहा गया, हिडन हीट। क्या कहा गया है, हिडन हीट, छुपी हुई हीट। क्योंकि ये क्या होती है, हम टेम्परेचर तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर देने का फायदा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि टेम्परेचर, वो हीट तो दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड कितना है हमारा, 1 kg, और ये है क्या, सॉलिड, क्या चाहिए, हीट ही तो चाहिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, किसको तोड़ने में, सॉलिड को तोड़ने में,
किस में चेंज करेंगे? लिक्विड में। वाटर बोल लो, लिक्विड बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। किस में चेंज करेंगे? लिक्विड में। लिक्विड में चेंज कर दिया हमने इसको। 1 kg हमारा सॉलिड था, इसको लिक्विड में चेंज कर दिया। कहां पर? इसके मेल्टिंग पॉइंट पर। ये सबसे जरूरी बात है। कहां पर? इसके मेल्टिंग पॉइंट पर। अगर मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। कितनी क्या होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड फॉर्म एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गई। तो क्लियर हुई? अब क्या होती है लेटेंट हीट? होती क्या है असल में? सिर्फ यही होती है। तो इसको हिडन हीट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर क्या रहता है हमारा? टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट ही रहती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? वो की वही रहेगी। अब हम लेते हैं जो वाटर की होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस की, और जब आइस को हम लिक्विड में वाटर में चेंज कर देते हैं, वो क्या होती है? वो होती है हमारी 3.347 10 की पावर 5 जूल पर kg। क्या है? 3.347 10 की पावर 5। ये याद करनी भी जरूरी है, ठीक है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा हमारा? नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? हमारे पास आइस भी होगी और हमारे पास वाटर भी होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास आइस भी होगी, वाटर भी होगा, लेकिन फर्क क्या होगा? ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि हमारे पास आइस भी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर भी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब कौन से की कूलिंग अच्छी होगी? बताओ। आइस की कूलिंग अच्छी होगी। क्यों होगी? आइस कूल्स बेटर। क्यों? क्योंकि आइस में क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अभी निकली नहीं है। अब जब निकल जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में। टेम्परेचर कौन से पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि ये वाली जो हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये आइस में से माइनस हो जाएगी, तभी तो वाटर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। वो किस में चेंज हो जाएगी? आइस, वाटर में, लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा। तो हमारा आइस जो है वो कूलिंग इफेक्ट अच्छा देता है 0 डिग्री सेल्सियस पर एज कंपेयर टू वाटर। वाटर भी कहां पे होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या तभी तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन कूलिंग इफेक्ट किसका अच्छा? आइस का। बस ये कंसेप्ट था हमारा। तो आया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में? बस यही हमारा टॉपिक था लेटेंट हीट का। अब हम करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कैसे? देखो, फ्यूजन करी थी अभी हमने, अब है वेपोराइजेशन। इसमें क्या है? इसमें हमारा जो सब्सटेंस है वो लिक्विड से कैसे चेंज होता है? गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में, कुछ भी कह लो, ठीक है, वेपर फॉर्म में। हम लेते हैं, हमने एक बीकर लिया, वही पहले वाला जैसे फ्यूजन था ऐसे ही है। इसमें हमने क्या ले लिया? लिक्विड वाटर ले लिया। लिक्विड वाटर लिया, नीचे से क्या सप्लाई करी? हीट सप्लाई करी, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, और ये थर्मामीटर डाल दिया, ये क्या डाल दिया? एक थर्मामीटर डाल दिया हमने, नीचे से हीट दी। क्या सप्लाई कर रहे हैं? हीट। ये वाटर है हमारा, ये क्या है? थर्मामीटर। पहले वाला बिल्कुल फ्यूजन जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या आ गया? लिक्विड टू वेपर, गैस में चेंज होगा हमारा, वेपर में चेंज होगा वाटर, ठीक है। अब क्या होता है? हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यार हीट तो सप्लाई कर रहे हैं, थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही है। हम देख रहे हैं यार ये कैसे हो गया? टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, है ना? टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए क्योंकि हम हीट दे रहे हैं नीचे से। लेकिन यही तो इसका राज है लेटेंट हीट का। इसे और एक कहते हैं लेटेंट हीट को हिडन हीट। अब जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो बेचारी जा कहां रही है ना? वो कहां जा रही है? जो वाटर है हमारा उसको वेपर में चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब वाटर है, वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना कुछ गैस से ज्यादा, तो वाटर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में? वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो ब्रेक करने में वो हीट का इस्तेमाल हो रहा है बस। और वो कुछ चेंज कर रही है वेपर में। तो हीट कहां पे यूज हो रही है? टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए वाटर। बस सिंपल सी बात है, समझे? ठीक है, समझे स्टूडेंट्स? अब वाटर, बस यही है हमारा कंसेप्ट। पर क्या रहता है, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ, हमारा वाटर ले लो, लिक्विड ले लो, इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहां पर? उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस ये इसकी डेफिनेशन है।
क्या चाहिए हमें? हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टेम्परेचर क्या रहता है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना? 100 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा वाटर का। अब देखो, जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो क्या होगा? अब 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारी क्या है? वेपर है। अब इन दोनों में फर्क क्या होगा? अब देखो, ज़्यादा जो पावर होगी हीट करने की वो किस में होगी? 100 वेपर में होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उस पर होगी, बताओ किस पे होगी? वेपर में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऐड होगी है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है? 22.59 10 की पावर 5 जूल पर केजी। ये इसमें प्लस है, किसमें? वेपर में, और जो कि वाटर में नहीं है। तो जो हमारी स्टीम होती है, स्टीम इज मोर हार्मफुल, मोर पावरफुल, किससे? वाटर पे। किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारी स्टीम इज मोर पावरफुल इन हमारा जो भी हमारा हम कुछ भी इस्तेमाल करें स्टीम का। तो क्लियर हुआ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है हमारा? बस यही सिंपल सा कंसेप्ट है जिससे बच्चे इतना डरते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम अगला टॉपिक अपनाएं, इवापोरेशन। क्या है? इवापोरेशन। अब इवापोरेशन क्या होता है? सपोज करो तुमने देखा होगा, रियल लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। होता क्या है, तुमने एक प्लेट में पानी लिया और पानी को रख दिया खुली हवा में, बाहर रख दिया, उस पर धूप भी पड़ रही है। तो जब शाम को तुम उठाओगे, तुमने सुबह रख दी वो प्लेट, एक कटोरी ली और उसमें पानी भर के रख दिया, और तुम एक काम करो, उसको शाम को उठाओ उस प्लेट को, तो तुम देखोगे जो वाटर का लेवल है वो क्या होगा? कम हो गया। वाटर का लेवल क्या हो गया? कम हो गया पहले से। तो ये क्यों हो गया बताओ? इसे कहते हैं इवापोरेशन। यानी कि वाटर हमारा किस में चेंज हो गया? गैसियस फॉर्म में, लेकिन बॉयल नहीं हुआ। बॉयल नहीं हुआ। इवापोरेशन में क्या होता है? वो जो अपर लेयर होती है हमारा, जो अपर लेयर होता है, सपोज ये था हमारा, जो अपर लेयर है ना, जो अपर लेयर है हमारे वाटर की, वो क्या होती है? उस पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है नेबरिंग मॉलिक्यूल्स का, तो वो क्या होती है उसके, और जो मूवमेंट होती है इसमें ज़्यादा होती है। तो ये हल्की सी हीट मिलते ही, हल्की सी गर्मी मिलते ही किस में चेंज हो जाती है? वेपर्स में। ये ऊपर वाली लेयर किस में चेंज हो जाती है? वेपर्स में चेंज हो जाती है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता टेम्परेचर का। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, समझे? बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता इसमें। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का, या 373 केल्विन भी बोल सकते हैं। अब ये तो होता है, ठीक है, लेकिन जो इवापोरेशन है वो 30 पे भी हो सकता है, 50 पे भी हो सकता है, 60 डिग्री पे भी हो सकता है, 30 डिग्री, कितने पे भी हो सकता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कभी भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इवापोरेशन क्या होता है? द स्लोली हमारा वाटर जो है किस में चेंज होता है? वेपर्स में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो देखते हैं। पहली क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। किस पे? सरफेस एरिया। कैसे? अब देखो, जब तार पे कपड़े सुखाते हैं, अगर तुम किसी कपड़े को, ये जैसे टी शर्ट ही है, इसको ऐसे मतलब पानी में निचोड़ा और निचोड़ के ऐसे ही डाल दिया, तो क्या होगा? कपड़े को वो सूखेगा? नहीं सूखेगा। और जब हम फैला के डालेंगे, सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा, शर्ट को पूरा खोल के झटक के, तो क्या होगा? सरफेस एरिया उसका बढ़ गया। तो क्या होगा? जब उस पर धूप पड़ेगी तो एरिया ज़्यादा मिलेगा धूप को, तो इवापोरेशन भी जल्दी होगा। यानी कि सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी इवापोरेशन हमारा होगा। ये सीधा सा कंसेप्ट है। और एरिया किसी भी सरफेस का कम होगा तो क्या होगा? हमारा इवापोरेशन कम होगा। हमने सपोज करा एक कप लिया, कप में पानी रखा और एक हमने प्लेट ले ली ऐसा, इसमें पानी जल्दी इवापोरेशन होगा, इसमें कम इवापोरेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। बस मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सरफेस एरिया ही छोटा है, लेकिन पानी का अमाउंट इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है। ठीक है, क्लियर हुआ? सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना इवापोरेशन ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट क्या आता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर मान लो, लिख लो सिर्फ तुम, क्या लिख लो? सिर्फ टेम्परेचर। अब देखो, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही क्या होगा? वही होगा, इवापोरेशन कम होगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही इवापोरेशन ज़्यादा होगा, है ना? अब समर के सीज़न में, गर्मियों में इवापोरेशन ज़्यादा होता है, विंटर सीज़न में कम होता है। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, जब सर्दियाँ होती हैं तो कपड़े
कम सूखते हैं, देर में सूखते हैं, डबल टाइम लेते हैं। तो ये भी इसका है, एक इवापोरेशन का ही फैक्टर है। आया समझ में? टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। ठीक है, इवापोरेशन। थर्ड आता है हमारा ह्यूमिडिटी। कौन सी डिटी? ह्यूमिडिटी क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। ह्यूमिडिटी क्या होता है? द वाटर जो हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है? इन एयर। द वाटर प्रेजेंट इन द एयर। अब देखो जैसे अप्रैल का महीना चल रहा है या मई का महीना चल रहा है, तो क्या होती है? ह्यूमिडिटी कम होती है, क्योंकि सीधे हॉट वेदर है हमारा। और यही अगर हम चले जाएं अगस्त में, तो क्या होता है? ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से, रेनिंग की वजह से वाटर जो एयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसमें वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। बस ये हमारी ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी में इवापोरेशन ज़्यादा होगा? नहीं, क्योंकि पहले से ही हवा में क्या नमी है, तो इवापोरेशन स्लो हो जाएगा। इवापोरेशन कब ज़्यादा होगा? जब ह्यूमिडिटी लो होगी। लो ह्यूमिडिटी में, क्योंकि एयर क्या होगी? सूखी होगी, उसमें पानी की मात्रा नहीं होगी या बहुत कम होगी, तो इवापोरेशन जल्दी होगा। बस ये हमारा ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर है। जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी उतना इवापोरेशन ज़्यादा होगा। अब फोर्थ फैक्टर हमारा क्या आता है? सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। अब देखते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड कैसा है? अब इस पॉइंट से हम क्या समझते हैं? अलग अलग लिक्विड होते हैं। जैसे एक लिक्विड का एग्जांपल लेते हैं, वाटर। वाटर भी तो एक क्या है? लिक्विड ही तो है। और हम एक ले लेते हैं एल्कोहल। एल्कोहल भी लिक्विड है। अब किस में इवापोरेशन ज़्यादा होगा? देखो, वाटर का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एल्कोहल का क्या होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, 78 ज़्यादा है, तो इसका क्या है मतलब कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्कोहल। तो कौन सा इवापोरेट जल्दी होगा? एल्कोहल जल्दी इवापोरेट होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो आया समझ में? अब एक पॉइंट और करते हैं, तो कौन इवापोरेट होगा जल्दी? हमारा वाटर जल्दी इवापोरेट होगा नहीं, एल्कोहल ज़्यादा इवापोरेट होगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। तो आया। अब एक पॉइंट और रह गया बस हमारा, वो और कर लेते हैं, और हमारी इवापोरेशन वाला कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आती है हमारी विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या होती है? हवा। जितनी तेज हवा होगी उतनी जल्दी हमारा इवापोरेशन होगा। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड ज़्यादा होगी उतना जल्दी इवापोरेशन होगा। जितनी विंड स्पीड कम होगी इवापोरेशन भी कम होगा, क्योंकि जो हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो नमी को अपने साथ ले जाएंगे धक्का मार के। हाई समझ में? विंड स्पीड में क्या होगा? धक्का मारेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स को और अपने साथ ले जाएंगे। अब हवा में ही दम नहीं है, हवा ही ऐसे ऐसे चल रही है, रोती हुई ऐसे 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 ऐसे, तो कैसे होगा फिर? है ना? तो विंड स्पीड आया समझ में? पांचों पॉइंट क्लियर। पहला क्या था हमारा? ह्यूमिडिटी नहीं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नेचर ऑफ द लिक्विड, और फिफ्थ तो क्या हो गया हमारा? विंड स्पीड। तो पांचों पॉइंट क्लियर। ये हमारे आ गए फैक्टर्स ऑन विच इवापोरेशन डिपेंड्स। ये हमारे फैक्टर्स हैं जिन पे इवापोरेशन डिपेंड करता है। विंड स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा? इवापोरेशन बढ़ेगा। तो टॉपिक क्लियर हुआ। अब करते हैं स्टूडेंट्स हम इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवापोरेशन क्या करता है? कूलिंग करता है। ये भी खत्म हो गया। इवापोरेशन क्या करता है? कूलिंग। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब देखो, जब हम क्या करते हैं? स्प्रिंकल करते हैं, पानी को छिड़कते हैं। किस पर? स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ। तुमने देखा होगा लोग अपने घरों के बाहर भी करते हैं, छतों पर भी पानी डालते हैं गर्मियों के दिनों में। क्यों डालते हैं? उसका इवापोरेशन से ही आंसर निकलेगा। सो मत जागते रहो, इवापोरेशन से ही आंसर निकलेगा। कैसे? अब हमने पानी लिया, पानी को हमने छिड़का, ऐसे छिड़का। अब क्या होता है? छत का जो फर्श है या बाहर की जो सड़क है वो गर्म है। अब पानी जब छिड़का, पानी क्या है? ठंडा। अब पानी जब गर्म उस पर लगा, ज़मीन पे लगा, तो उस गर्म पानी था, वो गर्म ज़मीन थी, तो ठंडा पानी था। वो क्या हुआ? जैसे ही उससे लगा उसने हीट ले ली। वाटर ने क्या ले ली? हीट एब्जॉर्ब कर ली। किसकी? उस फर्श की या सड़क की, जो भी है, हीट एब्जॉर्ब करी और किस में चेंज हो गया? वेपर्स में। वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अब वेपर्स में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा? वेपर्स क्या कोज करती है? कूलिंग। वो अपने साथ गर्मी ले गई और वहाँ पे हमको जो माहौल कैसा मिल गया? ठंडा मिल गया। ये हमारा कंसेप्ट है। स्प्रिंकल वाटर
रूफ पे भी करते हैं, सड़कों पे भी करते हैं, अपनी छतों पे भी लोग डालते हैं, तो उससे क्या होता है, ठंडक मिलती है हमें, जो हमारे सराउंडिंग से वो कूल बन जाती हैं, इसलिए तो करते हैं, पागल थोड़ी हैं जो करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं। कभी वो लड़कियों के लिए खासकर नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना एक, जिससे नेल पॉलिश साफ करते हैं हम, उसे कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं ना, नेल पॉलिश हटाने वाला। तो वो उसमें क्या होता है, वो भी यही काम करता है। उसको अपने हाथ पे डालो तो क्या होगा, ठंडा ठंडा लगेगा। क्यों लगता है ठंडा? क्योंकि वो जो हीट है वो जो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, स्किन पे गया, हीट उसने एब्जॉर्ब करी और किस में चेंज हो गया, वेपर्स में। और वेपर में चेंज हुआ, हीट ले गया, तो हमें ठंडा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा लगता है। तो किसका एग्जाम्पल हुआ? इवापोरेशन के कूलिंग वाले एग्जाम्पल हैं। इवापोरेशन जब कूल करता है उसके सब एग्जाम्पल हैं। स्प्रिंकल करते हैं वाटर, वो भी, एसीटोन भी। अब एक और, अब जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो हम कॉटन क्लॉथ ही क्यों पहनते हैं, प्रेफर करते हैं कॉटन क्लॉथ्स गर्मियों में? इसका भी कारण यही है। अब देखो गर्मी हो रही है, पसीना आया, अब पसीना तो आ गया, अब वो पसीना जब आएगा तो कपड़े से छुएगा, कॉटन क्लॉथ से टच होगा। अब वो जैसे छुएगा तो उस कॉटन क्या होता है, बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको? हमारे पसीने को, स्वेट को। किसको? स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब। कॉटन क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। एब्जॉर्ब किया तो अब देखो जो हमारा स्वेट था उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, जब उसने कपड़े में, कॉटन में एब्जॉर्ब हो गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो अब बाहर से उस पर हवा लगी, एटमॉस्फेरिक एयर लगी, तो एयर लगी तो क्या हो गया, वो इवापोरेट हो गया। इवापोरेट होगा तो क्या होगा, जो हीट है वो ले जाएगा अपने साथ और हमें क्या लगेगा, कूल। हमें कैसा महसूस होगा, कूल महसूस होगा। समझे? कैसा महसूस? वी फील कंफर्टेबल। राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट को समझो। हम कैसा महसूस करेंगे, कंफर्टेबल। क्या था प्रोसेस? पसीना आया, पसीना कॉटन के कपड़े ने एब्जॉर्ब किया, क्योंकि अच्छा एब्जॉर्बर होता है। एब्जॉर्ब किया तो क्या हुआ, वो सराउंडिंग्स की एयर उस पर लगी, वो इवापोरेट हुआ तो हमें क्या लगा, ठंडा महसूस हुआ। लेकिन जो पॉलिस्टर के और तरह के कपड़े आते हैं और सिंथेटिक जो क्लोथ्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते पसीने को। ठीक है, कॉटन ही एब्जॉर्ब की क्वालिटी है, इसलिए गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के पहनने चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं इवापोरेशन का। उसका नाम क्या है हमारा, देखो ये सपोज करो एक गिलास है, ठीक है, इसमें मैंने क्रश्ड आइस डाल दी। क्रश्ड आइस मतलब छोटे छोटे पीस डाल दिए आइस के, ठीक है, और थोड़ा सा पानी डाल दिया या आइस ही डाल दी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये ठंडा है गिलास बहुत। अब मैं 2 मिनट बाद क्या देखता हूँ, इसके जो ये बाउंड्री थी, इसके जो आउटर लेयर था, गिलास की आउटर लेयर, इस पे क्या हो गया, छोटी छोटी बूंदें जम गई पानी की। क्या जम गई, छोटी छोटी सी बूंदें जम गई पानी की। अब मैं देखूं यार ये क्या चक्कर है, ये कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, कुछ ना कुछ तो चक्कर होगा ना, लगाओ दिमाग, कहाँ से आया ये कंसेप्ट। ये यहाँ से आया कि जो आसपास एयर थी उसमें वाटर वेपर्स थी, वो क्या हुई, इससे टकराई और टकराने के बाद क्या हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। वो ये ठंडा था तो उन्होंने क्या लूज कर दी, काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी अपनी, इससे टकराई। क्या लूज कर दी, वाटर एयर में जिसमें वाटर वेपर था, अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी और वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई। कौन, सराउंडिंग एयर इससे टकराई और किस में चेंज हो गई, लिक्विड में, क्योंकि बहुत ठंडा था तो उन्हें काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी और पार्टिकल्स उनके पास आ गए और वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा है और आसपास की जो एयर है उसमें क्या है, वाटर वेपर्स है, वाटर होता है थोड़ा बहुत, तो वो इससे टकराई और कैसी थी, ये बहुत ठंडा था तो लिक्विड में चेंज हो गई, यानी कि गैस से लिक्विड में चेंज हो गई। कैसी हमारी स्टेट चेंज हुई, गैस टू लिक्विड। अब गैस टू लिक्विड कब होता है, जब टेम्परेचर हम लो कर देते हैं किसी चीज़ का। तो यहाँ पे भी तो यही हुआ, ये बहुत ठंडा था, बाहर की हवा गर्म थी, तो ये किस में चेंज हो गए, लिक्विड में, बाय लूजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।